Very good evening, friends. Today we will be discussing NCLAT case laws. ये पहला केस था इसमें एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस सिनर्जी डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड एंड अदर्स। ठीक है, इसमें क्या था, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था वो इसकी एक रिलेटेड पार्टी थी, सिनर्जी डूरे की, सिनर्जी कास्टिंग। ठीक है, अब सिनर्जी कास्टिंग ने क्या किया, सिनर्जी कास्टिंग ने अपना डेट जो है वो असाइन कर दिया मिलेनियम फाइनेंस के फेवर में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये आया कि एक तो असाइनमेंट ऑफ डेट को चैलेंज किया गया कि भाई अगर असाइनमेंट ऑफ डेट होता है तो उससे अगर किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के वोटिंग राइट्स पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो जो असाइनमेंट किया गया तो एडलवाइस ने ये एलेज किया कि भैया मेरी जो है वोटिंग पावर को कम करने के लिए ये काम किया गया है। ठीक है, दिस असाइनमेंट हैज बीन डन विद एन अल्टीरियर मोटिव। तो एक तो इसमें असाइनमेंट ऑफ डेट को चैलेंज किया गया और फिर चैलेंज किया गया मर्जर और एमलगमेशन को। ठीक है, इसमें जो एनसीएलटी का ऑर्डर था 2 अगस्त का अप्रूविंग रेजोल्यूशन प्लान, इसको 2 ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया। पहला तो ये कहा गया कि भैया ऐसे है कि जब ये सीका आया, ठीक है, तो सिनर्जी कास्टिंग लिमिटेड जो रिलेटेड पार्टी थी सीडी की, उसने अपना डेट जिसमें 78% वोटिंग पावर बनती थी एक एनबीएफसी को असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें मालूम ही है कि कोई भी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है अपना डेट असाइन कर सकता है। ठीक है, दूसरे क्रेडिटर को या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर को असाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो 78% जो वोटिंग पावर थी उसमें उसने सिनर्जी कास्टिंग ने, जो एक रिलेटेड पार्टी थी सिनर्जी डूरे की, उसने अपना डेट एक एनबीएफसी को असाइन कर दिया, उसका नाम था मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, विद द अल्टीरियर मोटिव, ये एलिगेशन है कि इसका अल्टीरियर मोटिव था कि भैया ये जो एडलवाइस है इसकी वोटिंग पावर कम हो जाए, वोटिंग शेयर कम हो जाए, और ये असाइनमेंट एडलवाइस ने कहा कि इलीगल है। ठीक है, तो एनसीएलएटी ने कहा कि भाई जो अपेलेंट है, जो एडलवाइस है, इट डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडिंग टू क्वेश्चन दोज डॉक्यूमेंट्स इन द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर आईएनबी कोड। तो आईबी कोड में ये जो इनको चैलेंज किया गया है इसका कोई लोकस स्टैंडिंग नहीं। भाई ऐसा है, सिनर्जी कास्टिंग जो है वो अपना डेट असाइन कर रही है। ठीक है, एयर कंडीशन में आराम से बैठ सी टाइम। हाँ, तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, तो इसमें ये हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये जो है ये फार फेच्ड आर्गुमेंट है कि दे आर गोइंग टू बी इफेक्टेड इफ द राइट्स ऑफ सिनर्जी कास्टिंग एंड मिलेनियम फाइनेंस आर रीऑर्गेनाइज्ड बेसिस ऑन द असाइनमेंट एग्रीमेंट इन क्वेश्चन। ठीक है, और जो एपेलेंट है, ही एपेलेंट मतलब जो एडलवाइस है, इट कैन नॉट एज्यूम जुरिसडिक्शन टू क्वेश्चन द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन बेसलेस एलिगेशंस, एप्रीहेंशंस एक्सेट्रा। तो उसमें ये कहा कि भाई एनसीएलएटी ने कहा कि इनका जो असाइनमेंट एग्रीमेंट है सिनर्जी कास्टिंग्स लिमिटेड और जो मिलेनियम फाइनेंस है, they were eligible to execute the assignment agreement in question and all rights flow those from those agreements to Millennium Finance Limited. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था इसमें चैलेंज करने का? पहला पॉइंट तो ये था कि भाई असाइनमेंट एग्रीमेंट जो है ये अल्टीरियर मोटिव से साइन किया गया। ठीक है, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई लोकस स्टैंडिंग नहीं है इस पार्टी का, एडलवाइस का, उनका आपस में असाइनमेंट है, कोई उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा आर्गूमेंट ये था कि ये जो रेजोल्यूशन प्लान है इसमें मर्जर और एमलगमेशन की भी बात की गई है, ये इट इज वायोलेटिव ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द कोड। ठीक है, तो उसमें ही कहा गया कि जो रेजोल्यूशन प्लान है इट में प्रोवाइड फॉर मर्जर और कंसोलिडेशन, मर्जर, कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, विद वन और मोर पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 37 subsection 1 sub regulation 1 sub regulation C of the CIRP regulations। तो एनसीएलटी ने कहा कि आईएनबी कोड इज अ कंप्लीट कोड बाय इटसेल्फ एंड सेक्शन 238 प्रोवाइड्स ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ इट ओवर द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट्स। ठीक है,
तो अगर इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजंस ऑफ द आईएनबी कोड, तो उन्होंने कहा कि मर्जर और अमेलगमेशन भी अलाउड है, ठीक है। इस रेगुलेशन में आप देखो रेगुलेशन 37 में, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो दोनों चीजें उसका जो आर्गुमेंट था उसको टर्न डाउन कर दिया एनसीएलटी ने। सेकंड इसमें केस आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अनुज वाजपेयी। इस केस में क्या था, इसमें यह था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल बाय ए सिक्योर्ड क्रेडिटर आउटसाइड द लिक्विडेशन प्रोसेस, भाई हमें ये मालूम है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू असेस करता है कि भाई मेरे को इस प्रॉपर्टी को बेच के क्या मिल सकता है, ठीक है। तो वो दूसरे को भी बेच सकता है, लिक्विडेटर को उसको बताना होता है कि भाई मैं इस वैल्यू पर बेचना चाहता हूँ, ठीक है। और लिक्विडेटर उसको विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, शायद 1 मंथ है, उसमें उसको रिवर्ट करता है कि भाई आप इसको बेच सकते हो नहीं। उसको लिक्विडेटर क्वेश्चन भी कर सकता है, वो ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी किसी पार्टी को भी नहीं बेच सकता जो कि एक इनएलिजिबल एप्लीकेंट है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था सेल बाय ए सिक्योर्ड क्रेडिटर आउटसाइड द लिक्विडेशन प्रोसेस। तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई चाहे 52(4) साइलेंट है रिलेटिंग टू सेल ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू वन और अदर पर्संस, जो एक्सप्लेनेशन है जो 35 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F के नीचे दिया गया है, तो वो ये कहा गया कि भाई ये एसेट्स चाहे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है चाहे वो लिक्विडेशन में बेचे, लिक्विडेशन में कैसे बेचेगा, अगर वो अपने को कॉमन हौच पौच में डाल देगा अपनी सिक्योरिटी को, ठीक है, सिक्योरिटी को रिलिंक्विश करके, या अपने आप बेचे, दोनों ही केसेस में वो उनको नहीं बेच सकता जो कि इनएलिजिबल एप्लीकेंट है अंडर सेक्शन 29A, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है कि आप इनएलिजिबल को नहीं बेच सकते, ये लिक्विडेटर पर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर पर भी एप्लीकेबल है। मतलब 52 में भी ये सेक्शन लगेगा और 53 में भी लगेगा, ठीक है। हु कैन ऑप्ट आउट ऑफ सेक्शन 53 टू रियलाइज द क्लेम इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 52(1)(b) रेड विद सेक्शन 52(4) ऑफ द आईबीसी, ठीक है। तो अगर लिक्विडेटर को ये पता चलता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर ऐसे एसेट्स किसी ऐसे आदमी को बेचना चाहता है जो कि इनएलिजिबल है, ठीक है ना, तो लिक्विडेटर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यही केस था इसमें। अगला देखते हैं, ये आता है जी एसकेएस पावर जनरेशन वर्सेस वी नागराजन। इस केस में क्या हुआ, ये प्रेफरेंशियल या अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड केस था। तो इसमें एनसीएलटी बाय वे ऑफ इंटरिम ऑर्डर, एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने पूरा केस डिसाइड नहीं किया, एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया। और इंटरिम ऑर्डर में क्या कहा, इंटरिम ऑर्डर में उसमें इट डायरेक्टेड एसकेएस पावर जनरेशन टू रीपे 158 crores the amount which was paid to it by Seether Limited without deciding the question of maintainability of application under section 43 section 45 of the code। क्या होता है कि कोई भी जो भी अंडर वैल्यूड या प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाई जाती है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिसाइड करना होता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है या प्रेफरेंशियल या अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन। इसमें क्या हुआ कि एनसीएलटी ने ये वाला इशू डिसाइड नहीं किया कि ये प्रेफरेंशियल है या अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन है, उसने एक इंटरिम ऑर्डर इशू कर दिया और उसमें कहा कि भाई एसकेएस पावर जनरेशन को कहा कि आपने जो पैसा दिया है, ठीक है ना, तो इट डायरेक्टेड टू रीपे 158 crores द अमाउंट विच वाज पेड टू इट बाय, जो सीथर लिमिटेड ने आपको दिया है एसकेएस को कहा कि भाई इसको वापस करो, सीथर को इतना कहा। उस जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन बाई 43 या 45 में ये ट्रांजैक्शन अंडर वैल्यूड या प्रेफरेंशियल है, एनसीएलटी ने इस पर अपनी कोई जजमेंट नहीं दी, ठीक है। तो एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी ने इसको रिवर्स कर दिया और इसको रेमिट बैक कर दिया एनसीएलटी, ठीक है। इशू क्या था, इशू ये था कि इंटरिम ऑर्डर्स कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट थर्ड पार्टी विदाउट इम्प्लीडिंग इट एंड विदाउट हियरिंग द थर्ड पार्टी, and order without deciding the question whether application is maintainable or not is a non-speaking order and it has to be set aside। तो उन्होंने कहा एनसीएलटी वाला जो ऑर्डर है वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, इट हैज टू बी सेट असाइड, तो उन्होंने रेमिट बैक कर दिया इसको, ठीक है। और जो फाइनल प्रेयर है भाई उसमें तो वो आपसे ये मांग रहा है कि भाई ये अंडर वैल्यूड या प्रेफरेंशियल है, आप वो तो चीज़ कर नहीं रहे, आप एक इंटरिम रिलीफ दे रहे हो कि जी वो जो पैसे दिए थे उस पैसे को वापस कर दो। उन्होंने कहा फाइनल प्रेयर जो है इट कैन नॉट बी ग्रांटेड एज इंटरिम रिलीफ, ठीक है। अगला केस आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एस्टन फील्ड। ये सेक्शन 10 से रिलेटेड केस है। इस केस में क्या था,
इस केस में इशू ये था कि जो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए हैं इन टर्म्स ऑफ डीड ऑफ प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, अब वो क्या जो डिसीजन कर सकते हैं वेदर दे हैव एनी राइट टू अप्रूव और डिसअप्रूव द डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो एनसीएलटी ने कहा कि शेयर होल्डर को दे हैव ए राइट ऑफ वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन फॉर मूविंग एप्लीकेशन। भाई हमें मालूम है कि जो सेक्शन 10 की आपको एप्लीकेशन लगानी होती है उसमें क्या होता है कि आपको 3/4 मेजोरिटी से एप्लीकेशन लगानी होती है। ठीक है ना। अब मान लो कोई शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने कोई अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं, तो क्वेश्चन इसमें ये है कि जिन्होंने अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो एनसीएलटी ने कहा कि शेयर होल्डर्स हैव ए राइट ऑफ वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन फॉर मूविंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10, चाहे उन्होंने अपने शेयर प्लेज किए, बेचे तो नहीं ना। तो प्लेज ऑफ शेयर्स डज नॉट कर्टेल द राइट ऑफ वोटिंग, तो ये जो प्लेज है इससे इनका वोटिंग राइट कर्टेल नहीं होता। ठीक है, तो इशू ये आ गया वेदर बाय प्लेजिंग द शेयर्स शेयर होल्डर्स राइट इज कर्टेल्ड टू पास द रेजोल्यूशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी, तो इट वाज हेल्ड नो। ठीक है, and in case of default the voting rights of the shareholders shall cease to exist upon occurrence of an event of default, but it will not deprive the shareholder to continue to be shareholder and their shares do not stand transferred to the financial creditor। भाई किसी बैंकर को अगर उन्होंने प्लेज कर रखे हैं तो उनका जो राइट है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को ट्रांसफर नहीं हो जाता। ठीक है, द प्लेजर में लूज द राइट टू वोट अंडर डीड ऑफ प्लेज बट दे कंटिन्यू टू बी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर वो फिर भी हैं। ठीक है, शेयर होल्डर हैज राइट टू डिसाइड वेदर अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग द डिसीजन टू बी प्रोसीडेड विद सीआईआरपी अंडर सेक्शन 10। ठीक है, ये तो प्लेज से ये जो सेक्शन 10 वाला राइट है जिसमें आप डिसाइड करते हो बेसिकली कि एप्लीकेशन डालनी है सेक्शन 10 वाली नहीं, वो कर्टेल नहीं होता। अगला केस इसमें आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मोजर बियर कर्मचारी यूनियन। इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर हेल्ड दैट प्रोविडेंट फंड ड्यूज, पेंशन फंड ड्यूज एंड ग्रेचुटी फंड ड्यूज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द कोड। भाई देखो ऐसा होता है, ये जो पीएफ ड्यूज होते हैं या ग्रेचुटी ड्यूज होते हैं इसमें 2-3 तरह से वर्किंग होती है। एक तो ये है कि भाई पीएफ का पैसा काट करके ये पीएफ कमिश्नर के पास जमा कराते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, वो क्वेश्चन अलग है कि उन्होंने जमा कराया नहीं कराया क्या कराया। दूसरे में होता है कि पीएफ का ट्रस्ट बना देते हैं। वो जो पीएफ का ट्रस्ट बनाते हैं वो एक अलग कंपनी बना देते हैं, उसके लिए एक अलग बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, कई बार उस कंपनी के डायरेक्टर है वो भी उसी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं। जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके डायरेक्टर ही, मान लो उस कॉर्पोरेट डेटर में 10 डायरेक्टर है तो उसमें से 2 डायरेक्टर उसमें भी बनते हैं जो सेक्शन 8 कंपनी बनती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई ट्रस्ट बना रखा है अलग से तो क्या वो लिक्विडेशन स्टेट में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है। ठीक है भाई, पीएफ वाला क्या करता है, जैसे हर महीने चेक काट के एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर चेक वो पीएफ ट्रस्ट के नाम चेक काट देगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी तो कंपनी की प्रॉपर्टी रही नहीं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन इसमें है। तो इसमें क्या हुआ कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या कहा कि जो प्रोविडेंट फंड ड्यूज हैं, पेंशन फंड ड्यूज हैं और ग्रेचुटी ये 53 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एन फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल्ड एन अपील ऑन द ग्राउंड दैट वर्क्समैन ड्यूज हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन सेक्शन 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो उन्होंने कहा भाई सेक्शन 326 पढ़ो कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 326 में क्या है, उसमें पीएफ भी है, पेंशन भी है और ग्रेचुटी फंड भी है। तो एनसीएलटी ने कहा कि आप ये सेक्शन 36 पढ़ो आईबीसी का। वो क्या कहता है, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉई फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड ग्रेचुटी फंड दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट या लिक्विडेशन एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो जब ये लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें इशू अरोज एज टू वेदर द अमाउंट ड्यू टू द वर्कमैन ऑफ द सीडी इन लिक्विडेशन टुवर्ड्स देयर प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुटी शुड बी पेड टू द वर्कर्स बाय द लिक्विडेटर। तो इसमें यह भी क्वेश्चन उठा कि क्या ये लिक्विडेटर उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन में करेगा। ठीक है, या वेदर सच एसेट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट under section 53 of the IBC, in which case it would be distributed as per section 53. So it was argued by the workmen that these amounts did not form part of the liquidation estate.
तो वर्कर्स ने कहा कि ये जो अमाउंट है ये दीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हेल्ड दैट प्रोविडेंट फंड ड्यूज, पेंशन फंड ड्यूज, ठीक है, तो ये दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट, ठीक है। एनसीएलटी ने कहा भाई ठीक है, लिक्विडेशन एस्टेट का मतलब देख लो, तो वहां पर क्लियर लिखा हुआ कि दीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, दीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन एस्टेट एंड कुड नॉट बी यूज्ड फॉर रिकवरी इन द लिक्विडेशन, ठीक है। तो जब लिक्विडेशन का पार्ट ही नहीं है तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अगला देखो। अगला केस है जी गैमन इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीलकंठ मेंशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस केस में क्या था, इसमें ये था कि अब जैसे पार्ट 2 है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में CIRP कंपनी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लग सकती है। तो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या सेक्शन 9 वाली जो एप्लीकेशन है ऑपरेशन क्रेडिटर वाली, कि वेदर इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ विच ए कंपनी इज ए पार्टनर, ठीक है। भाई पार्टनरशिप फर्म में एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, ठीक है ना, कंपनी इसलिए पार्टनर बन सकती है क्योंकि वो उसकी लीगल एंटिटी है। तो क्या एप्लीकेशन किसी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में भी सेक्शन 9 में लग सकती है जिसमें कंपनी पार्टनर हो? तो ये डिसाइड किया गया, एनसीएलटी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होता है कि ना, ये जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं तो कई बार वो SPV बना लेती हैं वहीं प्रोजेक्ट पर, ठीक है, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल बना लेती हैं, उसमें कई बार कंपनी को भी पार्टनर बना लेती हैं, ठीक है ना। एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, दूसरी कंपनी उसको एक्सिक्यूट करना चाहती है, वो दो आपस में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना लेती हैं। उसके कई पर्पज होते हैं, एक तो ये कि टैक्स लायबिलिटी वहीं पर ही डिसाइड हो जाए, दूसरे चीज़ों में ट्रेवल ना करें, ठीक है ना। दूसरा फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी वहीं से अलग से असेस हो जाए, तो कई पर्पज उसके रहते हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आम बात है। तो इसमें गैमन इंडिया ने एक पिटीशन फाइल की अंडर सेक्शन 433 एंड 434 अगेंस्ट नीलकंठ फॉर वाइंडिंग अप ड्यू टू डिफॉल्ट, ठीक है। ये उससे पहले का केस है, IBC आने से पहले, ठीक है। तो जब IBC आ गया तो ये केस जो है ये NCLT को ट्रांसफर हो गया परसेंट टू रूल 5, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात की गई है। इसमें हुआ क्या था कि पार्टनरशिप थी बिटवीन गैमन इंडिया एंड नीलकंठ मेंशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है, तो विच वॉज नेम्ड एज गैमन नीलकंठ रियलिटी कॉर्पोरेशन। तो गैमन इंडिया ने एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 9, तो NCLT ने रिजेक्ट कर दी कि भाई एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट ए पार्टनरशिप। तो इशू क्या था कि वेदर सेक्शन 9 पिटिशन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप, क्योंकि एक पार्टनर इसमें कंपनी थी, ठीक है ना। तो इट वाज हेल्ड दैट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC इज इनिशिएटेड अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स एज कॉर्पोरेट डेटर, इट इज नॉट मेंटेनेबल एज पिटिशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द पार्टनरशिप इन विच सच कंपनी इज ए पार्टनर, ठीक है। एंड पिटिशन अंडर सेक्शन 9 इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप। अगला केस इसमें आता है SC सेकरन वर्सेस अमित। ऐसा है, एक बार पूरे सारे केस देख लेते हैं फिर हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन ये केस 7 क्या है, SC सेकरन वर्सेस अमित गुप्ता एंड अदर्स। इसमें सेक्शन 40 से रिलेटेड केस है। तो इसमें क्या हुआ कि NCLT रिकमेंडेड लिक्विडेशन, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं आया था एंड रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैड विथड्रॉन देयर ऑफर, ठीक है। तो NCLT ने उस डिसीजन में तो कोई इंटरफेयर नहीं किया कि भाई लिक्विडेशन NCLT ने ऑर्डर किया है। तो NCLT ने कहा कि भाई जब लिक्विडेट करते हो तो यू शुड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज अंडर सेक्शन 230 ऑल्सो। 230 में क्या होता है, कोई स्कीम ला सकते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स वाले सेक्शन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब कंपनीज एक्ट हमने डिस्कस किया था। तो NCLT ने कहा कि भाई जब आप लिक्विडेट करते हो, ठीक है ना, तो यू शुड टेक स्टेप्स अंडर सेक्शन 230 also. So section 230 is a mechanism to ensure institutional settlement of disputes between creditors and the company. So it ensures that the company has a chance to save itself from insolvency or liquidation by doing a deal with at least majority of the creditors. तो उन्होंने कहा कि भाई इससे कंपनी और बच सकती है, ठीक है। ये कहानी थी इसमें SC सेकरन वर्सेस अमित गुप्ता एंड अदर्स। अगला था इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड वर्सेस प्राइडको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या, ये सेक्शन 9 वाला केस था। तो इस केस में क्या था कि जैसे आपको मालूम है भाई, पहले जब IBC आने से पहले कंपनी एक्ट में वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग चलती थी, ठीक है ना, तो वहां पर भी सेक्शन 271 में नोटिस दिया जाता था
तो क्वेश्चन इसमें ये है कि एक पार्टी ऐसी है जिसकी बाइंडिंग ऑफ पिटीशन ऑलरेडी चल रही है, नोटिस ऑलरेडी दिया जा चुका है सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, आईबीसी आने के बाद में ये एप्लीकेशन ट्रांसफर हो गई है एनसीएलटी को, तो क्या दोबारा नोटिस देना जरूरी है? तो ये कहा गया भाई जरूरी है, ठीक है। तो इशू इस केस में ये था कि वेदर बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 गिविंग नोटिस अंडर सेक्शन 8 इज एसेंशियल, ठीक है, एंड वेदर एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एडमिटेड कि भाई बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन उसने कहा भाई ये मैं मानता हूँ जी मैंने सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया, ठीक है, मैंने भाई सेक्शन 271 का तो नोटिस दिया था पर मैंने सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया। तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई सेक्शन 8 का नोटिस देना तो जरूरी है, अदरवाइज ये सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन आपकी मेंटेनेबल ही नहीं है। फेरो अलॉयज वर्सेस रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये था कि क्या CIRP इनिशिएट की जा सकती है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर विदाउट इनिशिएटिंग द प्रोसेस अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो लायबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द बोरोवर, ठीक है, तो दोनों की इक्वल लायबिलिटी है। और अब तो हमने डिटेल में पढ़ भी लिया CIRP में कि चाहे आपका रेजोल्यूशन प्लान आ जाए उसके बाद भी गारंटर का छुटकारा नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्वेश्चन क्या है, इस केस में ये है कि भाई क्या कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में इनिशिएट आप कर सकते हो, तो एनसीएलटी ने कहा यस, ठीक है। तो उसमें एनसीएलटी ने कहा कि जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं दे विल गवर्न इंटरसे द राइट्स ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज ऑफ ए गारंटर व फाइनेंशियल क्रेडिटर इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर द सेम इन द कोड, ठीक है। इट हेल्ड दैट इट इज नॉट नेसेसरी, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि पहले प्रिंसिपल बोरोवर के अगेंस्ट में इनिशिएट करो, ठीक है, आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में भी CIRP इनिशिएट कर सकते हो। तो विदाउट इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट द प्रिंसिपल बोरोवर इट इज ऑलवेज ओपन टू द FC टू इनिशिएट CIRP अंडर सेक्शन 7 अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर्स एज द क्रेडिटर इज ऑल्सो द फाइनेंशियल क्रेडिटर क्वा कॉर्पोरेट गारंटर। कई बार क्या होता है कि लोन ही गारंटर की स्टैंडिंग पे दिया जाता है, बोरोवर तो इतना स्ट्रांग होता नहीं, वो कहता है जी ये गारंटी लेता है तो मैं लोन दे देता हूँ, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इसमें बैंक का लोन नहीं हो, भाई सब सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन तो किसी भी लोन में हो सकती है, ठीक है ना। तो हम उस एंगल से इसको देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और कई बार क्या होता है गारंटर के पास प्रॉपर्टी होती है, बोरोवर के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो जो लेंडर है वो अपनी ऑप्शन देखेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, भाई किससे मुझे ज़्यादा रिकवरी हो सकती है। तो इशू इसमें ये आ गया। और भी कई इश्यूज थे, एक तो ये कि जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वेदर दे कैन फाइल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी और पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो इसमें यह भी कहा गया कि जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे डू नॉट हैव एनी राइट टू मूव एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, ऑल्दो इट इज ओपन टू द डायरेक्टर और शेयर होल्डर टू चैलेंज द एडमिशन ऑफ पिटीशन अंडर आईबीसी। दूसरा, जो कंसोर्टियम मेंबर्स हैं दे हैव रोल ओनली आफ्टर दे फाइल क्लेम, देयर क्लेम आर एडमिटेड एंड दे बिकम मेंबर्स ऑफ COC, and adjudicating authority does not have any jurisdiction to decide any disputed question or claim based on evidence। और भी चीज इसमें कहा गया कि adjudicating authority is required to satisfy itself about existence of debt more than ₹1 lakh and the party has defaulted and application if complete, ठीक है, whether it is maintainable। तो यही चीजें उनको देखनी है कि भाई डेट था 1 लाख से ज़्यादा था जो इनिशियल था अमाउंट, अब 1 करोड़ हो गया, ठीक है, पार्टी ने डिफॉल्ट किया और एप्लीकेशन कंप्लीट है, अगर हो गया तो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन एडमिटेड, ठीक है ना। तो आप गारंटर के अगेंस्ट में भी इनिशिएट कर सकते हो। अगला केस था इसमें डॉक्टर विष्णु कुमार अग्रवाल वर्सेस पीरामल एंटरप्राइजेस। इसमें क्या था, इसमें क्वेश्चन ये था कि वेदर CIRP कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट 2 कॉर्पोरेट गारंटर्स साइमल्टेनियसली फॉर द सेम सेट ऑफ डेट एंड डिफॉल्ट। 2 गारंटर हैं तो क्या दोनों गारंटर के अगेंस्ट में इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीएलटी ने कहा कि भाई NFC कैनॉट फाइल क्लेम फॉर द सेम डेट इन 2 सेपरेट CIRPs एंड देयरफॉर 2 एप्लीकेशंस कैनॉट बी एडमिटेड अगेंस्ट द सेम डिफॉल्ट। उन्होंने कहा भाई आप एप्लीकेशन लगा तो सकते हो, ठीक है, देखो लगा तो सकते हो दोनों गारंटर के, लेकिन एक की एडमिट हो गई, भाई डेट तो एक ही है ना आपका, डेट तो डबल नहीं है। तो एनसीएलटी ने कहा कि FC cannot file claim for the same debt in 2 separate CIRPs and therefore 2 applications cannot be admitted against the same default। It held that there is no bar in the code for filing simultaneously
2 एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आप लगा सकते हो सेक्शन 7 में, लेकिन एक आपकी एडमिट हो गई तो दूसरी आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। However, once an application filed under section 7 is admitted, जो अगर आपकी चाहे बोरोवर के अगेंस्ट में एक्सेप्ट हो जाए या कॉर्पोरेट गारंटर के, ठीक है ना, तो जो सेकंड एप्लीकेशन है बाय द सेम एप्लीकेंट फॉर द सेम सेट ऑफ क्लेम एंड डिफॉल्ट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड अगेंस्ट द अदर, ठीक है। ये लगाने पे कोई बार नहीं है, एडमिट अगर एक हो गई तो दूसरी वाली विड्रॉ करनी है, ठीक है। Further, though there is a provision to file joint application under Section 7 by the FCs, no application can be filed by them against 2 or more CDs on the ground of joint liability, ठीक है। तो इशू क्या था इसमें? इशू ये था कि whether CIRP can be initiated against corporate guarantor if principal borrower is not a corporate person, ठीक है। गारंटर जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन है, प्रिंसिपल बोरोवर कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। It is not necessary to initiate CIRP against principal borrower before initiating CIRP against the corporate guarantor, ठीक है। अगला केस देखते हैं। अगला केस ये है अशोक बी जिवारिका, डायरेक्टर ऑफ आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस एक्सिस बैंक। इस केस में क्या था? इसमें ये केस है कि जो CIRP है क्या वो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के अगेंस्ट में हो सकती है? तो NCLT ने कहा यस, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों अलग अलग एंटिटी है। कई बार क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के सेट सेम होते हैं, सब्सिडरी कंपनी के पास कोई अलग सेट होते ही नहीं, ठीक है ना। तो मान लो एक के अगेंस्ट में CIRP चल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि CIRP वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन अगेंस्ट आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक दूसरी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन लगा दी अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन लगा इसको डायरेक्टर्स ने चैलेंज कर दिया। तो NCLT ने कहा कि भाई वी मेक इट क्लियर दैट वी हैव नॉट स्टेड दी CIRP अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उन्होंने कहा भाई हमने जो आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जो CIRP है उसको स्टे नहीं किया है, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर एंड एजुकेशन अथॉरिटी, दे विल कंटिन्यू विद द सेम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। तो क्या जो CIRP अगेंस्ट सब्सिडरी कंपनी है क्या उसको सेपरेट प्रोसीडिंग माना जाएगा? यस। तो ये दोनों सेपरेट है, ठीक। और ये प्ली लेना कि भाई सब्सिडरी की CIRP स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक कि होल्डिंग कंपनी की CIRP कंप्लीट ना हो जाए, तो दिस आर्गुमेंट वाज रिजेक्टेड बाय NCLT। अगला केस आता है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वर्सेस CHL लिमिटेड। इसमें क्या था? इसमें यह था कि वेदर बैंकर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट अप्रोचिंग द बोरोवर। भाई पहले उसने बोरोवर के अगेंस्ट में अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट नहीं की और उसके वो अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट किए बिना ही आप गारंटर को डायरेक्टली आप प्रोसीड कर रहे हो, तो क्या हो सकता है? यस। हेल्ड नो। इस केस में क्या हुआ कि इसमें ये कहा कि नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा इशू अलग था, क्योंकि क्या कहते हैं वो कहते हैं जैसे डेट क्या है? भाई डेट है, डेट वट एवर इज ड्यू एंड पेबल। तो कई बार क्या होता है, मान लो डेट क्रिस्टलाइज ही नहीं हुआ, अभी आपका कोई रिकंसिलिएशन पेंडिंग है, अमाउंट इज नॉट फाइनल, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हुआ? इस केस में जो आप गारंटर के अगेंस्ट में डायरेक्टली प्रोसीड नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिकंसिलिएशन वाज पेंडिंग विद द बोरोवर। तो बोरोवर के साथ कुछ एक्सचेंज चल रहा था, उन्होंने कहा भाई आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजो, रिकंसाइल करो, इंटरेस्ट वाला अमाउंट फाइनल नहीं है, ठीक है ना। तो विदाउट रिकंसाइलिंग द अमाउंट एंड इंटरेस्ट विद द बोरोवर, द बैंकर इन्वोक द बैंक गारंटी ऑफ द गारंटर। तो बैंकर ने क्या किया? बैंक गारंटी थी गारंटर की, उसने वो बैंक गारंटी इन्वोक कर ली, ठीक है ना। तो गारंटर नेचुरली NCLT में पहुंचा, उसने कहा भाई ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अमाउंट फाइनल नहीं है, रिकंसिलिएशन पेंडिंग है। इसका मतलब ये कि आपका डेट अभी ड्यू ही नहीं है, इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो वेदर CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटर कैन बी इनिशिएटेड वेयर देयर इज डिस्प्यूट इन कैलकुलेशन। तो NCLT ने कहा कि क्रेडिटर कैन इन्वोक कॉर्पोरेट गारंटी ओनली इन द इवेंट द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे, ठीक है। भाई उन्होंने कहा पहले ऐसा है, आपका रिकंसिलिएशन पेंडिंग है, पहले आप देखिए कि वो प्रिंसिपल डेटर जब एक बार अमाउंट फाइनल हो जाए, अगर वो ना पे करे तब आप कर सकते हो, ठीक है। पर क्योंकि अकाउंट अभी रिकंसाइल नहीं हुए बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, तो देयर वाज नो डेट, कोई भी क्या वो अभी ड्यू ही और पेएबल ही नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि जब ड्यू डेट ड्यू और पेबल होगा तभी तो आप इसमें सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन लगा सकते हो ना। तो देयरफॉर पिटीशन अंडर सेक्शन इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। अगला केस था ये था इन मिस्टर अनिल गोयल द लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्सनलाल स्मार्ट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 एंड 32A ऑफ द आईबीसी, ठीक है, सीकिंग क्योंकि इसमें क्या था कि डायरेक्टर जो कंपनी के एसेट्स थे कॉर्पोरेट डेटर के, दिस वर अटैच्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। जब ये लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ तो लिक्विडेटर ने सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 32A में एक एप्लीकेशन फाइल की कि भाई मेरे को जो है कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स बेचने हैं। वो एसेट्स ऑलरेडी अटैच थे बाय डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट था उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने ये कहा, क्या कहा, पहला तो ये कहा कि एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32A कैन बी मेड ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन प्रोसेस इज ओवर एंड ए रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, ठीक है। और दूसरा, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32A कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। उन्होंने कहा जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वही एप्लीकेशन मूव कर सकता है, लिक्विडेटर एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता। और तीसरा क्या पॉइंट किया, दूसरा ये क्या कि राइट्स ऑफ द पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन क्रिस्टलाइज्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स बिफोर दी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमारा तो पहले पीएमएलए में केस चला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर एपीलेट अथॉरिटी के पास केस चला, ठीक है ना। तो हमारे जो राइट्स हैं, क्या होता है कि इसमें ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वाले ने किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो अगर फ्रीज कर दिया तो लायबिलिटी कभी क्रिस्टलाइज नहीं हुई, अभी उसने एक किस्म से तो वो उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने कहा कि नहीं, हमारा तो ये एपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है, ठीक है ना। और ये जो आपने जो सेक्शन 32A में चेंज किया, ये बाद में चेंजेस किए, ठीक है, हमारा फैसला तो उससे पहले ही आ चुका है। And subsequent changes in law, insertion of 32A would not take away such rights which had attained finality। भाई अगर 32 में आपने अमेंडमेंट कर दिया तो 32 में अमेंडमेंट से पहले ही हमारे ट्रिब्यूनल का फैसला आ चुका है, जहां पर हमारी लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो चुकी है, तो वो एसेट्स आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड कि ये जो सेक्शन 32A है, इट स्पेसिफिकली डील्स विद प्रिवेंटिंग इंसॉल्वेंसी वेयर ए कंपनी गोज इनटू CIRP और लिक्विडेशन। तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 32 है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द एसेट्स ऑफ द CD अंडरगोइंग लिक्विडेशन। और ये आपका कहना गलत है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने ये प्ले लिया था कि भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए, ठीक है, और लिक्विडेटर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। तो इसमें अथॉरिटीज ने ये कहा कि भाई लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, लाइक द वन इन हैंड। इट फर्दर हेल्ड that a liquidator can proceed with the sale of the assets even if they are under attachment by the Directorate of Enforcement to continue the time-bound process, ठीक है, ये है। And upon completion of the sale proceedings, the buyer can take appropriate steps to release the attachment। अगला केस था संतोष वसंत राव वालोकर वर्सेस विजय कुमार V अय्यर। इस केस में क्या था, इसमें यह था कि भाई अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, उसके बाद में कोई क्लेम आए, उसका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि भाई रेजोल्यूशन प्लान आने के बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो वो खत्म, दे स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो क्लेम्स के बेसिस पर ही अपने कोटेशन देता है। भाई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या बताता है, ये बताता है भाई इस कंपनी को खरीदने में मोटी भाषा में अगर हम कहें तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ये बताता है भाई इस कंपनी की इस देनदारी के अगेंस्ट में मैं इतने पैसे दे सकता हूँ या एसेट्स, ठीक है। तो उसको पता तो होना चाहिए ना। अगर मान लो उसको पता बाद में पता चले 10 करोड़ की क्लेम और आ गए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर क्लेम रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद में आते हैं तो दे स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड अंडर द कोड, ठीक है। एक तो इशू ये था। तो NCLAT relying on the Assam Steel judgment of Supreme Court held that all claims must be submitted to and decided by the RP so that a prospective resolution applicant knows exactly who has to be paid। भाई उसको पता तो होना चाहिए ना कितने क्लेमेंट हैं, ठीक है ना, for it to take over and run the business of the CD। Therefore, claims that are not submitted or are not accepted or dealt with by the RP and such resolution plan submitted by the RP is approved, then those claims would stand extinguished, ठीक है। ये इसमें वो हाइड्रा हेड की बात भी करता है
कि भाई अचानक से कोई हाइड्रा हेड आ जाए, ठीक है, पॉपिंग अप, वो चीज़। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कोई चीज़ नई नहीं आ सकती, एक बार अप्रूव हो गया तो बस बाकी खत्म। ये उसी से रिलेटेड है, पहले वाले से। अगला केस देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार खंडेलवाल। इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये हुआ कि भाई कई बार क्या होता है कि ना कुछ क्लेम्स फाइनल नहीं होते, कुछ क्लेम्स तो होते हैं फाइनल, कुछ होते हैं कॉन्टिजेंट क्लेम्स, ठीक है। जैसे हमारे नोट्स टू अकाउंट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज दी होती हैं, तो उनमें क्या डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन इसमें ये था। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार खंडेलवाल, differential treatment was given in the resolution plan in respect of payment to OCs whose claims were contingent, ठीक है भाई। कुछ के क्लेम्स क्रिस्टलाइज थे, कुछ के क्लेम कॉन्टिजेंट थे, तो उसमें दोनों को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। तो एनसीएलटी ने कहा कि the appellant who claims to be OC but his claim has not been crystallized which made him contingent creditor and as such he cannot claim equitable treatment with others। तो उन्होंने कहा ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइज क्लेम्स हैं और जो कॉन्टिजेंट क्लेम्स हैं, अगर उनमें कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो देन इट इज परफेक्टली इन ऑर्डर। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला केस आता है फ्लैट बायर्स एसोसिएशन वर्सेस उमंग रियल टेक। ये वाला केस जब आशीष मगीजा सर आए थे उन्होंने डिस्कस किया था, हमने भी अलग से डिस्कस किया था इसको। तो एनसीएलटी ने इसमें ये कहा कि भाई जो सीआईआरपी है अगेंस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। क्योंकि क्या होता है, एक मान लो डेवलपर है, ठीक है, उसकी कंपनी तो एक है, अब वो 10 प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, 10 प्रोजेक्ट में 9 सक्सेसफुल चल रहे हैं, मान लो एक प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, उसके एसेट्स भी अलग होते हैं, उसकी फाइनेंसिंग भी अलग होती है ना, कई बार उसकी लोकेशन भी अलग होती है। तो एनसीएलटी ने इसमें ये कहा कि जो सीआईआरपी है अगेंस्ट रियल एस्टेट कॉर्पोरेट डेटर, इट इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। उन्होंने कहा कि भाई हमें उसी प्रोजेक्ट को ही की वैल्यू को ही मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। इट इज लिमिटेड टू ए प्रोजेक्ट एज पर द प्लान अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड डज नॉट कवर अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर सेपरेट एट अदर प्लेसेस, ठीक है, फॉर विच सेपरेट प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड। तो एनसीएलटी नोटेड द पेक्यूलियर नेचर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीआईआरपी। अब उन्होंने कहा भाई देखो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ना अलग अलग थोड़ी इसकी पेक्यूलियरिटी है। पहला तो ये है, देखो बैंक ने फाइनेंस कर रखा है, ठीक है, एक तो बैंकर है इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरे जो है वो जो होम बायर्स है वो है। तो जो बैंकर हैं उनको तो फ्लैट लेने में कोई इंटरेस्ट होगा नहीं, दे वुड नॉट लाइक टू टेक द फ्लैट्स इन लिeu ऑफ द मनी डिस्बर्समेंट। उनको कहा जाए कि भाई आप मनी के बदले में फ्लैट ले लो, तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा फाइनेंशियल क्रेडिटर जो अलॉटीज है उनको हेयर कट नहीं हो सकता, ठीक है, भाई फ्लैट तो पूरे का पूरा ही मिलेगा ना, ये तो नहीं ना फ्लैट का 40% ले लो, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, अलॉटीज हैं, दूसरे कैटेगरी, वो उनको हेयर कट नहीं मिल सकता। तीसरा जो अलॉटीज हैं, मान लो अलॉटीज ही ज़्यादा है या किसी प्रोजेक्ट में मान लो फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंक है ही नहीं, सारे अलॉटीज ही, तो उनके पास दे डोंट, अब मान लो वो सीओसी में आ जाएंगे सारे अलॉटीज, तो दे डोंट हैव द एक्सपर्टाइज टू असेस वायबिलिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए सीडी या कमर्शियल विजडम एज अदर एफसीज। जो बैंकर के पास कमर्शियल विजडम है वो आप होम बायर्स के पास तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो रिलाइंग ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एससी इन एसआर स्टील
अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी एस्सार स्टील लिमिटेड में एक्सपेरिमेंटेशन की बात कही है इन इकोनॉमिक मैटर्स। तो एनसीएलटी ने भी कहा, एनसीएलटी एक्सपेरिमेंटेड एज टू वेदर ड्यूरिंग द सीआईआरपी द रेजोल्यूशन कैन रीच फाइनलिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ द थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन प्लान। उन्होंने कहा भाई ऐसे है कि आप थर्ड पार्टी के क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन प्लान लाएगी, आप आपस में मिल के कर लो, जो भी होम बायर्स हैं वही आपस में मिल के कर ले, उन्हीं में कोई फाइनेंसर बन जाए, ठीक है, या किसी की हेल्प ले ले फाइनेंसर की। तो इट ओपाइंड दैट ए रिवर्स सीआईआरपी कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस की गई। रिवर्स सीआईआरपी का मतलब क्या है कि भैया बाहर मत खोजो, अंदर ही खोजो, अंदर मतलब अपने में से ही कोई खोजो, ठीक है, ये रिवर्स सीआईआरपी है। It can be utilized in cases of real estate infrastructure companies in the interest of allottees and to ensure their survival and completion of the projects. It directed one of the promoters to disburse amount from outside as lender. उन्होंने कहा कि भाई एक जो प्रमोटर है वही अमाउंट डिसबर्स कर दे आउटसाइड एज ए लेंडर, ठीक है, एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल कंप्लीट द सीआईआरपी। तो इशू इसमें क्या डिसाइड हुए कि सीआईआरपी अगेंस्ट रियल एस्टेट कंपनीज लिमिटेड टू ए प्रोजेक्ट एज पर अप्रूव्ड प्लान, ठीक है ना, एंड नो अदर प्रोजेक्ट्स, वो दूसरे प्रोजेक्ट को आप डिस्टर्ब मत करो। सिक्योरिटी क्रेडिटर को आप फ्लैट नहीं दे सकते, ठीक है, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उनको भी हेयर कट पॉसिबल नहीं होगा। तो एक रिवर्स सीआईआरपी को क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। अगला केस आता है इसमें लिबर्टी हाउस ग्रुप वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये था क्वेश्चन, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द एपेलेंट इन द सीआईआरपीज ऑफ 2 सिटीज, ठीक है, आधुनिक मेटालिक्स थी और एक जियोन स्टील लिमिटेड थी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो लिबर्टी हाउस था इट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इट कैंसल्ड द रेजोल्यूशन प्लान एंड पास ऑर्डर ऑफ liquidation of CDs with direction to the liquidator to liquidate the CD as a going concern। तो जब अपील पेंडिंग थी इसकी, उस केस में क्या हुआ, एपेलेंट फाइल्ड एन एफिडेविट, एपेलेंट मतलब लिबर्टी हाउस, इसने एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि ठीक है जी, जो भी रेजोल्यूशन प्लान की कंडीशंस है ना मैं उसको कंप्लाई विद करूंगा और ये जो लिक्विडेशन वाला ऑर्डर है इसको आप सेट असाइड कर दो, ठीक है। तो नोटिंग दैट द एपेलेंट हैज इंप्लीमेंटेड बोथ द रेजोल्यूशन प्लान, तो ये एनसीएलटी ने भी देखा कि भाई ही हैज इंप्लीमेंटेड बोथ द रेजोल्यूशन प्लान, तो एनसीएलटी इट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, क्योंकि बेसिकली पर्पस तो ये रेजोल्यूशन ही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर है। तो उन्होंने वो लिक्विडेशन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कह दिया भाई ठीक है, इट डायरेक्टेड दैट द सेड ऑर्डर बी सर्व्ड ऑन आईबीबीआई टू विथड्रॉ कंप्लेंट्स इफ एनी मेड बिफोर द स्पेशल जज। उन्होंने कहा भाई अगर आप इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना चाहते हो लिबर्टी वाले, वो एक अलग चीज है। ये था हमारा एनसीएलटी वाली जजमेंट्स, ठीक है। तो अब एनसीएलटी वाली जजमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकते हो।